नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत जो महाराष्ट्र में हुई है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में और खास करके बीएमसी में, उसने ये साफ साफ बता दिया है कि कांग्रेस अब बिल्कुल अपने उतार की तरफ है। कांग्रेस की राजनीति भारत से बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है। एक के बाद एक हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ रहा है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हो। आप देखिए, वो लगातार हारती जा रही है। और जब नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि भारत को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, तो लोग हंसा करते थे कि ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन आज की स्थिति में जिस तरह से कांग्रेस की एक के बाद एक हार होती जा रही है, 3 ही तो स्टेट बचे हैं उनके पास, कर्नाटक है, तेलंगाना है और हिमाचल प्रदेश है। और जिस तरह से वो लगातार हार रहे हैं, अगली बार इन 3 जगहों से भी उनकी सफाई हो जाए, हार जाएं, तो कांग्रेस मुक्त भारत तो हो ही जाएगा। तो आप ये समझिए कि राहुल गांधी बार बार एक्सपोज हो रहे हैं। ये महाराष्ट्र की जो हार है वो अपने आप में काफी अपमानजनक है, काफी अपमानजनक है। आप देखेंगे कि सिर्फ मुंबई में ही नहीं, मुंबई के बाहर भी जहां भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए हैं या जितने वार्ड से अगर आप देखेंगे, कांग्रेस की बहुत बुरी पराजय हुई है। रेस में कहीं है ही नहीं, वो कहीं नहीं है। वो सवाल ये उठता है कि आखिर राहुल गांधी इतनी बार बार उनको हार का सामना क्यों करना पड़ रहा है। कहां तो वो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे थे। वजह उसकी बहुत स्पष्ट है। देखिए, राहुल गांधी के पास पहले तो पॉलिटिकल समझ नहीं है। वो गांधी परिवार से आते हैं, वंशवाद की राजनीति करते हैं और उनको लगता है कि देश का प्रधानमंत्री बनना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन भारत काफी आगे बढ़ चुका है। अब यहां एक चाय बेचने वाला का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अब भारत के लोग इस मोह पाश से निकल चुके हैं कि राजे महाराजे जो हैं वही इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। और राहुल गांधी को चूंकि जमीन का कोई अनुभव नहीं है, तो इसलिए वो नरेंद्र मोदी का मुकाबला तो कभी कर ही नहीं पाएंगे। अभी आप देखिए, लगातार वो चुनाव हारते जा रहे हैं, लेकिन उनके पास क्या एक्सक्यूज है? एक ही एक्सक्यूज है, वोट चोरी का। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने वोट चुरा लिया है, हमेशा वो वोट चुरा रहे हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि 2014 का चुनाव भी मोदी वोट चुरा करके जीते थे। तो भाई 2014 में जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो किसकी सरकार थी? यूपीए की सरकार थी ना। तो उस वक्त वोट चोरी कैसे हो गया? तो इस आदमी के दिमाग का बिल्कुल कुछ समझ में आपको नहीं आएगा। और वो जो आरोप लगाते हैं वोट चोरी के, उसके समर्थन में इनके पास कोई प्रमाण भी नहीं है। 1-2 चीजें उन्होंने कही हरियाणा के बारे में। एक असेंबली में उन्होंने बताया कि एक जगह है, वहां पे 250 लोग हैं, एक ही प्लॉट में हैं। इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार ने अपना रिपोर्टर वहां पे भेज करके उनके दावों की धज्जियां उड़ा दी। इंडियन एक्सप्रेस ने, जो किसी भी एंगल से आप उसको प्रो बीजेपी नहीं मान सकते, प्रो हिंदू नहीं मान सकते। इंडियन एक्सप्रेस का तो काम ही है एंटी बीजेपी, एंटी हिंदू खबर प्लांट करना। तो लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने भी राहुल गांधी को नंगा कर दिया। जो आरोप उन्होंने लगाया, वहां उसने अपने रिपोर्टरों को भेजा और पता चला कि हाँ, वहां पे इतने लोग हैं, रहते हैं। तो आप देखिए, उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। राहुल गांधी का बस एक ही काम है, शूट एंड स्कूट, मतलब दागो और भागो, आरोप लगाओ और भाग जाओ। प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। देखिए, एसआईआर को उन्होंने कितना बड़ा मुद्दा बनाया। बिहार में एसआईआर को लेकर के उन्होंने वहां पर रैली निकाली, दौरे किए वहां पे। और जब एसआईआर वहां पे हो गया, तो 100 लोगों को भी लेकर के सामने नहीं आ सके जिनके बारे में वो ये कहते कि इनका नाम गलत तरीके से काटा गया है। 100 लोग भी सामने आए क्या? नहीं आए। तो उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि राहुल गांधी अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। वो क्यों हार रहे हैं, इसका विश्लेषण वो करते नहीं। उनके ऊपर ब्लेम नहीं आए, इसीलिए वो इस तरह की चीजें लेकर के आते हैं कि वोट चोरी की बात कह दो, कोई पूछेगा ही नहीं कि भाई आप में नेतृत्व क्षमता है कि नहीं है। कांग्रेस के लोग पूछेंगे ना कि आप में नेतृत्व क्षमता है। अगर इनमें नेतृत्व क्षमता होती तो क्या महाराष्ट्र में ये कांग्रेस को ये नहीं कहते कि उद्धव ठाकरे के साथ मिल करके लड़ो, तभी तुम बीजेपी को हरा पाओगे। अकेले अकेले लड़के कहां हरा पाओगे? तो ये नेतृत्व क्षमता भी उनमें नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने आपको कहा कि वो जमीन से बिल्कुल कटे हुए हैं, जमीन से बिल्कुल कटे हुए हैं। साल भर में तो वो विदेश ही चले जाते हैं मौज मस्ती करने। तेज प्रताप ने तो कहा था कि वहां उनका कोई परिवार है, मजाक में ही कहा था, लेकिन ये भी हो सकता है भाई परिवार से मिलने जाते होंगे, जैसा तेज प्रताप ने कहा। तो इनका कुछ ठिकाना नहीं है, ये पॉलिटिक्स के लिए बने ही नहीं है। और देखिए, उनकी जो पूरी पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो अर्बन नक्सल वाली है। वो बिल्कुल अति वामपंथियों की तरह बात करते हैं।
अति वामपंथियों की तरह। उसके अलावा मुस्लिम तुष्टीकरण ही उनकी राजनीति का यूएसपी है। मुसलमानों का तुष्टीकरण करो, हिंदुओं को बांटो जातियों में और मुसलमानों का थोक वोट ले लो, इसी से वो चुनाव जीतना चाहते हैं। नहीं, भारत की जनता और भारत की जो बहुसंख्यक जनता है, जो हिंदू हैं, वो अब एक हो रहे हैं। और ऐसे में ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी राहुल गांधी की अब चलने वाली नहीं है और इसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। अब देखिए 2024 के चुनाव में जब उनको 99 सीटें मिली तो उनको ऐसा लगा कि जैसे 2/3 बहुमत मिल गया है और भारतीय जनता पार्टी 240 सीट पे आकर रुक गई थी। उसकी वजह तो उत्तर प्रदेश था, सबको मालूम है। उसके बाद जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कमबैक किया, आप देखिए पहले हरियाणा को जीता। हरियाणा में राहुल गांधी को लग रहा था कि ये तो बिल्कुल हमें प्लेटर पे मिल जाएगा, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और लगातार तीसरी बार वहां चुनाव जीत गई। पहले हरियाणा में कांग्रेस को धूल चटाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में भी उनका वही हाल किया और उसके बाद बिहार में तो आप देखिए कि क्या दुर्गति हुई कांग्रेस की। ले दे के 6 विधायक बचे उनके और वो भी खबर यह है कि वो एनडीए ज्वाइन करने वाले हैं। तो आप समझिए कि जिस तरह का कमबैक नरेंद्र मोदी ने किया और जिस तरह से एक के बाद एक हार राहुल गांधी को मिल रही है और जिस तरह से महाराष्ट्र के लोकल बॉडीज इलेक्शन में बिल्कुल खत्म हो गई है, बर्बाद हो गई है, तो राहुल गांधी को अब यह सोचना पड़ेगा कि भाई वो कब तक कांग्रेस के ऊपर बैठे रहेंगे सिर्फ वंशवाद के भरोसे। क्या वो दूसरों को मौका नहीं देंगे? अब जैसा मैंने आपको बताया कि बीएमसी में तो उनको सिर्फ 25 के आसपास सीटें मिली हैं और जो 2869 वार्ड से महाराष्ट्र में, उसमें से भी उनको मुश्किल से 350 के आसपास सीटें मिली हैं। ये वो पार्टी है जो कि महाराष्ट्र में एक छत्र राज्य किया करती थी एक वक्त। तो आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस खत्म होने के कगार पे है और अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने मिल करके इनको बिल्कुल नंगा कर दिया, इनकी राजनीति को नंगा कर दिया। ये जो अति वामपंथ की राजनीति करते हैं, अर्बन नक्सल की तरह बात करते हैं, इनकी राजनीति खत्म होने के कगार पे है। भारत के लोगों ने बिल्कुल ये निर्णय दे दिया है कि भाई ये आदमी भरोसे के लायक नहीं है और ये इस तरह का व्यक्ति है, इस तरह का अर्बन नक्सल माइंडसेट है इसका कि विदेशों में जा करके भी विदेशी सरकारों से उम्मीद करता है और कहता है कि भाई भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, आप हस्तक्षेप करो। मतलब वो क्या चाहते हैं कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में हस्तक्षेप किया, वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया, तो क्या भारत में भी कुछ ऐसा हो? और भारत क्या इतना कमजोर है? क्या ट्रंप कभी ऐसी हिम्मत कर सकता है? ट्रंप ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन राहुल गांधी तो यही चाहते हैं और इसीलिए जा करके ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, वहां जाके बार बार कहते हैं कि भारत में विदेशी ताकतों को हस्तक्षेप करना चाहिए। इतनी बेशर्मी का परिचय भारत के दूसरे किसी नेता ने नहीं दिया होगा। देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि कांग्रेस के अंदर भी अब ये मांग उठने लगी है कि राहुल गांधी को अब दूसरों को मौका देना चाहिए, खास करके उनकी बहन प्रियंका। अब वो खुद ये चाह रही हैं कि राहुल गांधी उनके लिए रास्ता बनाए, उनके लिए जगह छोड़ दें, उनके लिए कुर्सी छोड़ दें। आपने देखा होगा, अपने लोगों से वो कहलवा रही। इमरान मसूद ने कहा, उससे पहले दिग्विजय सिंह ने भी कहा। दिग्विजय सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि भाई कम से कम आरएसएस में जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनता है। तो इशारा किसकी तरफ था? राहुल गांधी की तरफ तो था कि आप सिर्फ एक खास परिवार से ताल्लुक रखते हैं और इसीलिए आपको प्रधानमंत्री बनना है। तो ये तो भाई जो कांग्रेस के जो कैडर हैं उनको ये बात पचेगी नहीं, ये बात उनको स्वीकार्य होगी नहीं। ये तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा ना। तो कांग्रेस के अंदर ही विरोध के स्वर अब उठने लगे और राहुल गांधी को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर वो कब तक कांग्रेस की एक के बाद एक हार की कहानी वो लिखेंगे। वो अपने किए गए वायदे को भी निभा नहीं पा रहे ना। अब देखिए, उन्होंने डीके शिव कुमार से वादा किया था कि भाई 2.5 साल के बाद सिद्धारमैया तुम्हारे लिए कुर्सी खाली करेंगे, लेकिन अब सिद्धारमैया राहुल गांधी की बात नहीं मान रहे हैं और राहुल गांधी की ये पॉलिटिकल हैसियत रही नहीं कि वो सिद्धारमैया को मजबूर कर सकें, तो उनकी बात भी आजकल कोई नहीं सुन रहा। राहुल गांधी बिल्कुल डिसओरिएंटेड हो गए हैं और इस बौखलाहट में वो अपना सारा गुस्सा नरेंद्र मोदी के ऊपर उतारना चाहते हैं। हर चीज में मोदी को टारगेट करना है और उनको लगता है कि इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर कोई कॉम्प्रोमाइज है, हर कोई नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहा है। भाई ऐसा है कि जब 10 साल तक आप सत्ता में थे तो उस वक्त के बारे में आपको क्या लगता है कि सारी ये जो इंस्टीट्यूशंस थे और एजेंसीज थी वो बिल्कुल फ्री थी क्या? आपके सरकार के वक्त में ही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि सीबीआई केस पैरट है,
पिंजड़े में बंद तोता है, किसके वक्त में कहा था? और आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधन पे पहला हक मुसलमानों का है। तो इस तरह की राजनीति तो आप लोगों ने की है। और अब जबकि देश की जनता ने इन सारी चीज़ों को पहचान लिया है और आपको धक्के मार के सत्ता से बाहर कर दिया है, तो आप इस तरह की बात कर रहे हैं। और आप देखिए, ये हार का सिलसिला राहुल गांधी का रुकने वाला नहीं है, यह बिल्कुल रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जो टॉप की लीडरशिप है वो कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं कर रही है। और जनता देख रही है कि ये व्यक्ति, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो हिंदू हैं, उनको किस तरह से अपमानित करने का काम कर रहा है। तो कांग्रेस पार्टी की और ज़्यादा बेइज्जती कराएं राहुल गांधी, और अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने वो इसी तरह से बिना किसी तैयारी के लड़ने की कोशिश करेंगे, तो उनकी बेइज्जती जैसे हो रही है, बेइज्जती का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो उनके लिए बेहतर यही होगा कि अब वो राजनीति से संन्यास ले लें और ग्रेसफुली, इज्जत के साथ किसी और को अपनी कुर्सी पर बिठाएं। उनकी बहन प्रियंका भी बड़ी आतुर हैं कि कम से कम उनको एक मौका मिले, तो प्रियंका को ही मौका दे दें। कांग्रेस के लोग भी उनसे अब ऊब चुके हैं। वो दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस के लोग खुल करके उनके खिलाफ विद्रोह कर देंगे और उनको धक्के मार के उस कुर्सी से हटा देंगे। तो वो वक्त आए, इससे बढ़िया यही है कि राहुल गांधी अपनी वास्तविक स्थिति को समझें और इज्जत से प्रियंका को ही सही कांग्रेस की कुर्सी सौंप दें। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।